दोस्तों नमस्कार। नवोत्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आप सबको जय जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, पालागी करता हूँ। और इसके साथ हम अपने आज के गेस्ट श्री मनोज कुमार स्वयं जी का भी स्वागत करते हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वयं जी से कि उचित क्या है, महंगी शिक्षा कि सस्ती शिक्षा। जैसे ही हम महंगी शिक्षा की बात करते हैं, एक इंग्लिश मीडियम का ख्याल आता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये मनोज कुमार स्वाइन जी बचा लो बचपन अभियान छेड़े हुए हैं पूरे देश में। डिजिटल और जहाँ तक उनका पहुँच हो रही वहाँ तक सशरीर वो पहुँचते हैं बच्चों के बीच और अभिभावकों के बीच। तो सर आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं पूछना चाहता हूँ जी। कि महंगी शिक्षा, देखिए, जो शिक्षा है वो तो एक राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र शिक्षित होगा तभी विकसित हो सकेगा, वहाँ के लोग सही ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे। तो आप इसके रूप में किस मॉडल को बेहतर समझते हैं, महंगी शिक्षा या सस्ती शिक्षा? शिक्षा तो शिक्षा होती है, उसमें महंगी और सस्ती का सवाल नहीं है। और ये हमको सुलभ और मुफ्त में उपलब्ध होनी चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि अगर शिक्षा महंगी होगी तो हमारा बच्चा ज़्यादा बेहतर कुछ सीख पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा यहाँ पर महंगी शिक्षा माध्यम अंग्रेजी होने के कारण और बच्चे के लिए सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। और इस पर लगने वाला धन, इस पर लगने वाला समय और जो बच्चों का बचपन व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उससे अगर हम बचा पाएँ, उससे अगर हम बच पाएँ, तब कहेंगे कि ये शिक्षा है और हम शिक्षा क्रांति की ओर जा रहे हैं। शिक्षा क्रांति तो हम तब कह पाएंगे जब सस्ती शिक्षा, सुलभ शिक्षा, धन बचाते हुए, बचपन बचाते हुए रोजगार के अवसर जोड़ पाएँ। वर्तमान में शिक्षा की अगर यही परिभाषा है, तो इस पर लगने वाला समय और धन बहुत ज़्यादा है। हम बच्चों का 20 साल और 20 लाख रुपए लेके खर्च करने के बाद अगर हमारा बच्चा कहता है कि मुझे किसी कोचिंग के लिए जाना है, दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है, तो 20 साल तक क्या किया? 20 साल में तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए थे। और हमारे बच्चे 20 साल के बाद कहते हैं कि हमें करना क्या है? हमें इस चीज से बचना होगा और हम बच सकते हैं। सर अब मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ। इस पूरे विश्व में शिक्षा एक सबसे बड़ा व्यवसाय है, इससे आप भी सहमत होंगे। और सबसे बड़ा आज ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है, ये तो खैर हमारे समय से कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि शिक्षा एक प्रोडक्ट है जिसको खरीद के आपको अपने बच्चे को देना होगा। और यहाँ पर आप बोल रहे हैं सस्ती शिक्षा की बात। तो आपके दिमाग में आखिर सस्ती शिक्षा को लेकर के क्या अवधारणा है? शिक्षा के नाम पर जो खेल चल रहा है, उसको हमको समझना होगा। क्या है शिक्षा? कुछ चीजें हमको पढ़ाई जाती है एक एक पाठ्यक्रम के रूप में, क्या वही शिक्षा है? क्या उससे हमारे बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है? पूरी जिंदगी पढ़ने के बाद, 20 साल 22 साल पढ़ने के बाद अगर हम पूछते हैं तुमने क्या पढ़ा, तो बोलता है मुझे पता नहीं। पता है तो वो किसी काम का नहीं। तो ऐसी शिक्षा से तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो वर्तमान में शिक्षा जो भी हो, जो भी पाठ्यक्रम हमको पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ हम बच्चों को अगर कम से कम समय में उसी चीज को प्राप्त करके अगर उसे आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे सकें, तब हम कहें कि हम शिक्षा क्रांति की ओर जा रहे हैं और हमारा देश सही और आगे बढ़ रहा है। सर आप शिक्षा क्रांति अभियान खुद चला रहे हैं, और आप मोटा मोटी कुछ समझा पाएंगे शिक्षा क्रांति में बिल्कुल। आप क्या पॉइंट लेते हैं? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी 3-4 दिन पहले मैं उड़ीसा गया था और मेरे साढ़ू के बच्चों को मैंने आज से 10 साल पहले इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में डाला था। मुझे बार-बार लगता था कि शायद उनको दुःख होगा या कभी कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो कुछ मुझे उसका झेलना पड़ेगा, बदनामी झेलनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं गया, तो 7वीं क्लास का बच्चा, क्योंकि वो अपनी भाषा में पढ़ रहा था, कोई ट्यूशन नहीं ले रहा था,
और मस्तिष्क का पूरा उपयोग कर रहा था। जब मैं उसके साथ बैठा तो आधे घंटे में वो 8वीं के पूरे सवाल कर लिया। अब आप बोलेंगे कि 8वीं के पूरे सवाल कैसे कर लिया? आधे घंटे में पूरे सवाल कैसे कर लिया? तो मेरा कहने का मतलब है, हमको शिक्षा देनी है, गणित पढ़ाना है, मान लो तो गणित पढ़ाना है। उसमें 1 2 3 4 5 6 का नहीं, हमको गणित पढ़ाना है। अगर बच्चे को गणित समझ में आ गया, तो फिर उसको हम क्लास वाइज नहीं बांट सकते। उसको फिर हम जो बताएंगे वो करेगा वो। तो हम अब देखिए, 8 क्लास का गणित बनाने के लिए बच्चे को क्या चाहिए? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम, प्रतिशत। अगर हम इसको ठीक से समझा पाए, तो एक 7वीं क्लास का बच्चा भी 8 क्लास का गणित बना लेगा। इसके विपरीत जहां महंगी शिक्षा है, वहां भाषा अवरोध होने के कारण इन चीजों को बच्चा समझ नहीं पाता। वो अपने ही क्लास का जो कक्षा का जो गणित है वो नहीं बना पाता। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, जहां अपनी भाषा में पढ़ते हुए हम बच्चे को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा करा सकते हैं, लेकिन एक योजना के साथ चलकर, जिसका लोगों को भी पता ही नहीं है। सर मैं अभी कल आज ही पढ़ रहा था कहीं पर, अंग्रेजी को बोला गया है आजीविका की शिक्षा। अब एक नया एक फ्रेज चल रहा है। और बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं, जिसमें जो मातृभाषा है, उसको बोला जा रहा है दिल की शिक्षा। तो दिल की शिक्षा से तो काम चलेगा नहीं, आपको आजीविका की शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा। और आजीविका की शिक्षा अंग्रेजी हो गई है। तो ऐसे में जब सारे लोग अंग्रेजी को आजीविका की शिक्षा बोल रहे हैं, आप जो एक एक अलग सी बात कह रहे हैं। आपकी बात दिल से तो अच्छी लगती है, दूसरे देशों का उदाहरण भी आप दे सकते हैं, लेकिन क्या भारत में संभव है? बिल्कुल संभव है। आजीविका शिक्षा अगर अंग्रेजी होती, तो इंग्लैंड और अमेरिका के लोग कोई भी बेरोजगार नहीं होते। और अगर भाषा ही सब कुछ है, तो उसको अलग से सीखा जा सकता है, लेकिन ज्ञान तो अपनी भाषा में प्राप्त किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, इसको जरूरत पड़ने पर अलग से कभी भी सीखा जा सकता है। इजराइल हुआ, रसिया, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, कौन कौन अंग्रेजी के पीछे पागल है? सिर्फ गुलाम देश पागल है अंग्रेजी के पीछे। जी, भारत के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इतने बड़े वाले होते हैं भारत वाले कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं, जबकि उनको नमस्ते कहना चाहिए। चलिए, जी ये जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ये एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ सर, हमारे खुद पत्रकारिता की लाइन में ये हाल है कि अब पहले तो ये था कि अगर सिंगल कॉलम का खबर अंग्रेजी अखबार में छप जाए तो उस पर एक्शन हो जाता था, या हम पूरा 8-8 कॉलम का समाचार भी लिखते थे, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। तो ये मानसिकता तो भारत में है। तब उसमें आप कैसे अपनी शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ा पाएंगे? मुझे बताइए, नहीं, माहौल कैसे बदला जा सकता है? माहौल के लिए हमको उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैं पिछले 6 साल से इस पर काम कर रहा हूं, और आज देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी वजह से है, लेकिन देश भी सोचने लगा है मातृभाषा की ओर। शिक्षा नीति अब मातृभाषा पर जोर जोर दी जा रही है। जो हमारे आईआईटी और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई है, अब वो भारतीय भाषाओं में प्रावधान है उसका। तो अब क्या होगा? जो पहले बच्चे अंग्रेजी नहीं जानने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते थे, अब उन भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले बच्चों का टक्कर अंग्रेजी वाले कभी नहीं दे पाएंगे। स्वयं जी, 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। इसके बाद अपन पुनः वेट करते हैं आगे की चर्चा के लिए। 1 मिनट रुकिएगा। जी। क्या आप अपने महंगे लैपटॉप या कंप्यूटर पर प्रयोग कराना पसंद करेंगे? अगर नहीं, तो किसी भी तरह के कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए इंजीनियर की शॉप से संपर्क करें। हमारा पता है DSK कंप्यूटर सॉल्यूशन, सोनकर मैरिज पैलेस के सामने, महादेव घाट रोड, अश्वनी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9753559923। क्या आप अपने महंगे लैपटॉप या कंप्यूटर पर प्रयोग कराना पसंद करेंगे? अगर नहीं, तो किसी भी तरह के कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए इंजीनियर की शॉप से संपर्क करें। हमारा पता है आपका पुनः एक बार स्वागत है। सर, जी। आप कह रहे थे कि आजकल आईआईटी और दूसरी तकनीकी भाषाओं का भी हिंदी में क्या बोलते प्रयोग, हिंदी में प्रावधान उपलब्ध हो गया प्रावधान है। हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे कुछ मित्र हैं जो जिन्होंने
पास किया हुआ है हिंदी मीडियम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई, उनका कहना है कि हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद हमारी पूरी पढ़ाई डब्बा हो गई है, क्योंकि वो जीवन के क्षेत्र में वो पिछड़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत है। जो बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसी संस्था में प्रवेश लेता है, अगर तो वो उतना मादा रखता है कि एक भाषा को बड़ी आसानी से सीख सके अगर जरूरत पड़ने पर। अदरवाइज हमको उसकी आवश्यकता क्या है? अपनी भाषा में अगर हमको ज्ञान प्राप्त है तो हमको कोई रोक नहीं सकता। मैंने उदाहरण दिया था इजराइल, चाइना, जापान, ये यहाँ के लोग दूसरी भाषा में नहीं पढ़ते, ये अपनी ही भाषा में पढ़ते हैं। तो हमारे बच्चे ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो भ्रम में हैं। अगर उन्होंने ज्ञान ठीक से प्राप्त किया है तो कोई ऐसी बाधा आ ही नहीं सकती जो उनको रोक सके। अंबेडकर हुए, महात्मा गांधी हुए या नरेंद्र मोदी हुए, ये कोई कॉन्वेंट से पढ़ के नहीं आए हैं। अब्दुल कलाम हुए, अपनी भाषा में पढ़े हैं। जो टाटा के सीईओ हैं चंद्रशेखरन, उनका मानना है कि दूसरी भाषा में अगर हम पढ़ाते हैं किसी बच्चे को, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो हम उसको प्रताड़ित करते हैं। तो हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब हम अपनी भाषा में जाते हैं तो सीधे सीधे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अगर हमने अंग्रेजी माध्यम चुना है तो हम अंग्रेजी जानेंगे तब ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप सोचिए कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती उन बच्चों को क्या होगा। सर, आप अंग्रेजी का विरोध करते हैं, महंगी भाषा का विरोध करते हैं, लेकिन भारत एक इतना बड़ा देश है कि जहाँ विविध भाषाएं हैं। और मुझे याद है बचपन में हम पढ़ा करते थे, अमृतपद डांगे ने भी उस जमाने में त्रिभाषा फार्मूला पर चर्चा की थी कि भारत में त्रिभाषा लागू हो जाना चाहिए। भारत में जब विभिन्न भाषाएं हैं और आज तक हिंदी एक भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित नहीं हो पाई है, और अगर आप मातृभाषा की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या मॉडल है? क्योंकि आप जहाँ को मैं तो आपको जानता हूँ, रायगढ़ में तो अगर आप लोही की तरफ चले जाइए और उधर तो हिंदी बोलने में तकलीफ होती है, वहाँ का पीपुल उड़िया बोलता है। तो ऐसे स्थिति में इंग्लिश अभी भी एक कम से कम भारत में तो एक संपर्क भाषा है, तो उसको नहीं, देखते हैं। इंग्लिश संपर्क भाषा हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1% शिक्षक भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, संपर्क भाषा कैसी होगी? ये ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। और मैं उस आदिवासी क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ, रायगढ़ जिले की, जहां एक खड़िया आदिवासी बच्चे अपने घर में खड़िया बोलते हैं, गांव में उड़िया बोलते हैं, शिक्षक छत्तीसगढ़ी बोलता है और पढ़ाई हिंदी जाती है। वो चार भाषाओं में उनका कमांड होता है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि उसको शिक्षक भी नहीं जानता है। तो वो हमारी शिक्षा का माध्यम कैसे हो सकता है? वो हमारी राष्ट्रभाषा की जगह कैसे ले सकती है? और हिंदी तो बहती हवा है सर, इसको कौन रोकेगा? आने वाले समय में लोग चाहे कितना भी विरोध करें, हिंदी अपनी जगह बना लेगी। सर, आप बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी, क्योंकि हम लोग स्वयं हिंदी की रोटी खाने वाले लोग हैं। लेकिन इसका विरोध दक्षिण में तो विरोध होता है सर, हिंदी का विरोध होता है। हाँ हाँ, और उसको नहीं कैसे करेंगे आप? नहीं, उसको कोई भाषा दक्षिण तो वाले भाषा के स्तर पे आपको कोई एक रूपता लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, दक्षिण वाले विरोध करते हैं, ये राजनीतिक विरोध है। मैं वेलूर में रहा हूं 1 साल, और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। वहां पर जो लोग भी रोटी से जुड़े हुए थे, उन सबको हिंदी समझ में आती है, और ये हर जगह पर है। लेकिन अब जो है प्रचार प्रसार का माध्यम इतना बड़ा हो चुका है कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है, उसको हिंदी नहीं आती ऐसा है ही नहीं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम ये मान के चलें कि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है और सस्ती भाषा का उज्ज्वल है। एक चीज और आपसे पूछना था सर, अभी केजरीवाल लगातार अभी अपने चुनाव कैंपेन में भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक अच्छा मॉडल दिया है स्कूल का, और अब तो लोग बाग प्राइवेट स्कूल से करके गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं। आपका कहने का मतलब सस्ती भाषा कहने का मतलब ही वही है कि शासकीय स्कूलों की पढ़ाई। और
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने भी एक योजना शुरू की है, जिसमें इंग्लिश मीडियम कक्षा पहली से लेकर के और वहाँ तक का है। तो ये जो एक और अलग धारा शुरू हुई है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा जो राजनीति है वो आज इसको भुनाने में लगा हुआ है। झूठ बोलते हैं केजरीवाल और भ्रमित भ्रमित हैं हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी। झूठ यह है कि आप मॉडल एजुकेशन गवर्नमेंट के या अच्छी शिक्षा के नाम पर स्विमिंग पूल दिखाने की कोशिश करेंगे, घुड़सवारी दिखाने की कोशिश करेंगे, वो शिक्षा नहीं है। वो सिर्फ झूठा प्रचार है। अगर उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी होती, उनका शिक्षा मॉडल इतना अच्छा होता, तो टॉप में कुछ तो बच्चे दिखते। उनके टॉप में कुछ ही बच्चे नहीं है। उन्होंने सिर्फ झूठ दिखाने की कोशिश किया है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात करूं तो हमारे या तो मुख्यमंत्री भ्रमित हैं या वो गलत लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है, जिनकी या फिर उनका कोई और एजेंडा है। अंग्रेजी माध्यम से हमारे राज्य का विकास हो ही नहीं सकता। जहां बच्चों के लिए हिंदी कठिन है, जहां बच्चों के लिए संस्कृत कठिन है, वहां अंग्रेजी कहां से बच्चे जानने लग गए? आप डिटेल में जाइए, कितने शिक्षकों को अंग्रेजी आती है? किसी को नहीं आती। 1% को मैं जानना नहीं कहता। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। चर्चा ये भी चली थी कि जो आईएएस इंटरव्यू ले रहे थे उनकी भी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। फिर चलिए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। इसी तरीके से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।